पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। तो इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, किस तरीके से जो वोटिंग प्रोसीजर है वो चलता है। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। सो डेमोक्रेसी जो है वो शुरू ही कहाँ से होती है, वो कंसेंट ऑफ पीपल से होती है। मतलब कि लोगों की सहमति से जो है डेमोक्रेसी एक तरीके से हम कह सकते हैं शुरू होती है। कि डेमोक्रेसी का मेन इसेंस क्या है, लोग, लोगों की पावर, लोगों की सहमति, लोगों की इच्छा क्या है, लोग किस चीज पे काम करना चाहते हैं, लोग किस तरीके की चीजें अपने देश में चाहते हैं, इस चीज पे डेमोक्रेसी जो है वो टिकी हुई है। साथ ही साथ अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, कंसेंट मतलब कि सहमति पर पूरी डेमोक्रेसी जो है वो टिकी हुई है। और सहमति किस तरीके से, उसको और अच्छे से समझे तो लोगों की इच्छा क्या है और लोग जो हैं किस तरीके से गवर्नमेंट के काम को अप्रूव कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में लोगों की क्या पार्टिसिपेशन है, इस चीज पे डेमोक्रेसी टिकी हुई है। अब यहाँ पे अप्रूवल मतलब क्या है कि लोग जो हैं जो भी काम गवर्नमेंट करेगी उसके साथ सहमत हैं, जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके साथ वो खुश हैं कि हाँ ठीक है, उसको अप्रूव कर रहे हैं, उसको सहमति दे रहे हैं। So it is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. So किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से चुनी जाती है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, लोगों के डिसीजन से बनती है। और लोग ही ये डिसाइड करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से काम करने वाली है। तो अभी ये चीजें आपको बड़ी ही टेक्निकल सी लग रही होंगी कि भाई क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से लोग डिसाइड करते हैं। इसको अभी हम और अच्छे से वोटिंग प्रोसीजर से समझेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो गवर्नमेंट को चुनते हैं और किस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम करेगी। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. तो जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी देश का जो अपने सिटीजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है उस देश की, उस डेमोक्रेटिक कंट्री की जो गवर्नमेंट है, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो बिना लोगों की सहमति के काम नहीं कर सकता। उसे लोगों का ट्रस्ट जो है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी अच्छे से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो काम कर पाएगी। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाई डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो सहमति देते हैं, अप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए। बट आखिरकार ये जो अप्रूवल है वो किस तरीके से दिया जाता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रेड इज थ्रू इलेक्शंस। तो एक तरीका जिसके थ्रू जो लोग हैं वो अपना अप्रूवल देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, वो है इलेक्शंस के थ्रू। People would elect their representatives to the parliament, then one group from among these elected representatives form the government. तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वोट के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। और जिस भी ग्रुप के सबसे ज्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, वो जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट बनाता है। तो यहाँ पे हमने ग्रुप बोला हुआ है, आप नॉर्मल भाषा में बोलो तो पार्टी। ठीक है, क्या होता है कि ये एक देश है, इस देश में काफी सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, ये 4 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट जो है वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, राइट, इस तरीके से। अब होता क्या है कि जब अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, हम नेशनल मतलब जैसे हमें पीएम को चुनना है तो वो नेशनल लेवल के लिए हो गया, राइट। तो उसके लिए क्या होगा कि हर एक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक स्टेट का ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ से लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा, इससे एक आएगा, इससे एक। अब यहाँ से लोग कैसे चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो क्या करेंगे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ये एक जो हिस्सा है उसको मैंने यहाँ ला दिया। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग थे, अडल्ट लोग जो 18 एंड उससे अबव हैं, वो क्या करेंगे, वो वोट देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन तो खड़ा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो नेता बनने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग, काजू है, बादाम है और किशमिश है, ये 3 लोग जो हैं वो लोग खड़े हो रखे हैं इलेक्शंस में। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं वो अपने पसंदीदा को वोट देंगे। मान लो यहाँ पे 5 लोग थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 लोग थे, 5 लोगों में से एक ने इसे वोट दिया, एक ने इसे वोट दिया और एक ने फिर से इस वाले को वोट दे दिया, काजू को दे दिया। मतलब कि अभी 2 वोट आ गए काजू के पास, 1 वोट है किशमिश के पास, और 1 वोट किसी ने, मतलब 1 वोट जो अभी बादाम के पास है, और फिर से 1 वोट जो है किसी ने किशमिश को दे दिया।
और फिर से क्या हुआ कि काजू को एक और वोट मिल गया, तो 3 वोट अभी हो गए काजू के पास, बादाम के पास 1 है, किशमिश के पास 1 है, तो सबसे ज्यादा वोट किसके पास है? काजू के पास। तो काजू जो है वो यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुना जाएगा, तो वो इलेक्शन जीत जाएगा, वो पार्लियामेंट में बैठेगा। अब होता क्या है कि ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये जो पर्सन इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो नॉर्मली किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कभी कभी लोग बिना किसी पार्टी के भी खड़े होते हैं, बट वो बहुत कम देखने मिलता है। तो नॉर्मली जैसे आपने सुना है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या है? ये सब ऐसी पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो गए हैं एंड दे वांट टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब इन पार्टीज के जो लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो काजू जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से आता है, मान लो काजू बीजेपी से आता है, और बादाम कांग्रेस से है, और किशमिश जो है वो आम आदमी पार्टी से है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टी के से ये जो लोग हैं वो खड़े होते हैं इलेक्शंस में। अब जीत कौन गया? काजू जीत गया। अब इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे ए बी सी डी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उनमें से ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लोग इलेक्शन जीत के आए हैं वो बीजेपी के हैं, राइट। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए अभी बीजेपी ले रही हूँ, आप कोई भी अपनी पसंदीदा पार्टी कुछ भी रख लो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के साइड में है या पोजीशन में है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आप ताकि फेमिलियर रहो, क्योंकि आप नॉर्मली इन पार्टीज का नाम सुनते हो, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, राइट। सो मान लो 50 या 51 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, राइट। उनमें से 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से ऐसे लोग थे जो जीत के आए वो बीजेपी को बिलोंग करते थे। 11 जो लोग थे वो कांग्रेस को बिलोंग करते थे, और 10 जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से टोटल क्या हो गए हमारे पास 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आ गए, और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से 30 लोग बीजेपी के हैं, 11 लोग जो हैं वो कांग्रेस के हैं, 10 लोग आम आदमी पार्टी के हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम लोग किस पार्टी से, किस ग्रुप से निकल के आ रहे हैं, बीजेपी से निकल के आ रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये जो बीजेपी है, ये जो पार्टी है जिसके मैक्सिमम लोग इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, ये लोग अब गवर्नमेंट बना लेंगे, मतलब कि बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो दूसरे लोग जीत के आए हैं उनके पास कोई पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तो बीजेपी बनाएगी, बट बाकी जो लोग हैं वो लोग भी पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, वो लोग भी अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्शंस जो है वो किस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन कराने में हेल्प करते हैं, लोगों को ये पावर देते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाए। और देखो हमने ये देखा कि बीजेपी ने जो है वो गवर्नमेंट बनाई, और ये जो इलेक्शन हुए थे वो किस लिए हो रहे हैं भाई? नेता को चुना जाएगा, पीएम को चुना जाएगा। तो ये जो 30 लोग हैं जो बीजेपी को बिलोंग करते थे, ये लोग आपस में, या ये जो पार्टी है, ये आपस में डिसाइड कर लेगी कि कौन ऐसा पर्सन है जो कि हमारा पीएम बनेगा। वो किसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को पीएम बना देंगे, पीएम के लिए खड़ा कर देंगे। तो देखो आप डायरेक्टली, जो लोग हैं इलेक्शन में, वो डायरेक्टली पीएम को नहीं चुन रहे हैं, कोई भी पीएम को वोट नहीं देता है, मतलब कि वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मोदी जी को वोट मिलेगा बट वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलेगा। जैसे कि मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? वाराणसी है, तो वाराणसी के लोग जो हैं वो मोदी जी को चुनने के लिए वोट दे रहे हैं डायरेक्टली, बट बाकी जो लोग हैं वो डायरेक्टली मोदी जी को नहीं चुन रहे। और वहां पे भी, वाराणसी में भी, मोदी जी को पीएम के लिए नहीं चुना जा रहा है, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुना जा रहा है, वहां के जो सांसद हैं उसके लिए चुना जा रहा है। अभी भी वहां पे पीएम के रूप जो पोजीशन है उसके लिए नहीं चुना जा रहा। सो क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं वो अपने अपने एमपी को, अपने अपने एमएलए को चूज करने के लिए वोट देते हैं, और अल्टीमेटली जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग जीत के आते हैं वो पार्टी डिसाइड करती है कि कौन एमपी, कौन पीएम या फिर सीएम बनने वाला है। So the parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. अब हमने देखा कि 30 लोग बीजेपी के थे, 11 लोग कांग्रेस के थे, 10 लोग आम आदमी के थे। अब ये सारे लोग जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में ये लोग बैठेंगे। अब गवर्नमेंट किसकी बनी है? बीजेपी की बनी है, बट ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मिलके गवर्नमेंट को गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, लोगों के मुद्दे, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, पार्लियामेंट के आगे रखेंगे, और इस तरीके से वो गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे कि क्या काम करना है, उसे कंट्रोल करेंगे, उसे गाइड करेंगे, राइट। सो इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट को चुनते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं और उसे कंट्रोल भी करते हैं।
देखो ये लोग जो 30 लोग चुन के आए, जिनकी वजह से आगे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वो आखिर चुन के कैसे आए? उन्हें लोगों ने ही तो चुना, मतलब लोगों की सहमति थी इन्हें चुनने की, लोगों की सहमति थी इन्हें जो है एमपी बनाने की, लोगों के पसंद थे ये लोग, मतलब कि लोगों ने अपना डिसीजन लिया, अपनी सहमति दिखाई इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाने में, और बाद में ये रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया, अपने और मेन लीडर को, पीएम को चुन लिया, राइट। मतलब कि मेन जो बात है वो कहाँ से शुरू हो रही है, लोगों से, कि लोगों ने वोट दिया, मतलब कि लोगों के हाथ में पावर है, और इस तरीके से लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं, वो लोगों के मुद्दों को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो जाके लोगों से बात करेंगे कि बताओ आप लोगों को क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ पे काम करवाना है, इस तरीके से वो अपने लोगों से बात करेंगे, और उनकी बात वो आगे पार्लियामेंट में पहुंचा देंगे कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इस दिक्कत से गुजर रहे हैं, ये चीजें हमें चाहिए, ये इन चीजों पे हमें काम करवाना है। तो इस तरीके से वो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के सामने लोगों के मुद्दों को रख देंगे। तो जो भी लोगों का डिसीजन रहेगा, जो भी लोगों की मांग रहेगी, उसको रिप्रेजेंटेटिव आगे रख सकता है। इसी तरीके से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। सो आप ये फोटो देख सकते हो, इसमें हाथी के ऊपर कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने कुछ सामान जो है वो ले रखा है। So this photo shows election staff using an elephant to carry polling materials and EVMs to polling stations located in difficult terrain. मतलब कि ये लोग क्या हैं, ये इलेक्शन स्टाफ है, मतलब ऐसे गवर्नमेंट के लोग हैं जो कि इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं, और ये लोग हाथी की मदद ले रहे हैं ताकि जो इलेक्शन का पूरा सामान है, ईवीएम मशीन्स हो गई, पोलिंग मटेरियल हो गया, उनको, मतलब ऐसी मशीनें जिनमें लोग वोट देंगे, उनको ऐसी जगहों पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो कि आसानी से, जहाँ पे नहीं पहुंचा जा सकता, जैसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे रोड वगैरह इतना आसानी से नहीं है, घने जंगल हैं, ऐसे जैसे कुछ गांव हैं जो कि घने जंगलों में हैं, जहाँ पे आसानी से रोड वगैरह नहीं बने हुए। तो इस तरीके से जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आसानी से लोगों का पहुंचना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसी जगहों के लिए देखो इस तरीके से हाथी को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईवीएम या फिर जो दूसरे मटेरियल्स हैं इलेक्शन के, वो लोगों तक पहुंचाए जा सके। तो आप इंपॉर्टेंस जो है वो इलेक्शंस की समझ सकते हो। The above idea of representation has been an important theme in your class 6th and 7th social and political life textbook. तो हमने क्लास 6th और 7th में भी इलेक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने जो पंचायत वगैरह हैं वो कैसे चुनी जाती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, उसके बारे में पढ़ा था। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, हमने वो पढ़ा था। तो ये जो इलेक्शन वाला प्रोसीजर है, ये सब हम बहुत डिटेल में अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, किस तरीके से चुने जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में पढ़ाया है, ये आप पहले भी जो है पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो अच्छा है, मैंने आपको वापस से जो है बता दिया है, और अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, तो आप अच्छे से ही कनेक्ट कर पाओगे। सो यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चोजन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, नीचे लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो आपके पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, ये सब हो गए। दूसरा है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और तीसरा है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट। तो इन तीनों ही लेवल में अपने अपने इलेक्शंस होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। लेट अस रिकॉल दीज आइडियाज बाय डूइंग फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। तो हम ये नीचे दी गई एक एक्सरसाइज करेंगे, और इसके थ्रू हमारा जो भी हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा है रिप्रेजेंटेशन को लेके, इलेक्शंस को लेके, उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। Use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how the person gets elected. तो ये तो हमने डिटेल में पढ़ ही चुका है कि भाई एमएलए कौन होता है। एमएलए जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अभी इसको नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें और अच्छे से मैं बताऊंगी कि एमएलए कौन होता है। तो एमएलए जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उसका वो एरिया है जिसके लोगों ने उस एमएलए को चुना है। तो चुना है मतलब कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसे कैसे चुना जाता है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं वो उसको वोट देते हैं। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो एमएलए बन जाता है। Discuss with your teacher the difference between a state legislative assembly, विधान सभा एंड पार्लियामेंट। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट के बीच में डिफरेंस बोला है। तो हमें पता है कि 3 लेवल पे जो हैं वो इलेक्शंस होते हैं। तो स्टेट लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो मेंबर्स चुन के जाते हैं वो बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे जो मेंबर्स इलेक्शन जीत के आते हैं वो बैठते हैं पार्लियामेंट में, जिसे हम लोकसभा कह रहे हैं। पार्लियामेंट के भी 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये 3 बॉडीज होती हैं
पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। तो जिन लोगों को हम डायरेक्टली वोट देके चुनते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लोग सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस में वो लोग जाके बैठते हैं लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। और जिन लोगों को हम डायरेक्टली चुनते हैं स्टेट इलेक्शंस में, वो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग बैठ रहे हैं जिन्हें हम स्टेट लेवल पे चुन रहे हैं, और इनमें जिन लोगों को हम चुनते हैं वो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। और जिन लोगों को हम पार्लियामेंट में चुनते हैं, जो लोग पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, उन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। From the list below, identify the work of a state government and that of central government. तो हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो अलग अलग बटे हुए हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये अच्छे से डिफाइन करता है कि किन किन एरियाज पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, किन किन पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और किन एरिया पे दोनों ही काम कर सकते हैं। तो ये हम जो है डिटेल में अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसमें हमें बताना है कि ये वाला जो काम है वो स्टेट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना। तो चाइना के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने हैं, मतलब कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो अपने रिलेशंस हैं वो बेटर करने हैं किसी कंट्री के साथ। तो ये जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। द डिसीजन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि क्लास 8 के लिए जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसे वो कैंसिल कर दे, उसे अब आगे से बंद कर दे, राइट। तो ये जो डिसीजन है वो कौन लेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो ऐसा एरिया है जिसपे कि सेंट्रल भी काम कर सकता है और स्टेट भी काम कर सकता है। तो जो मध्य प्रदेश है वो एजुकेशन के एरिया में अपने स्टेट में कुछ चेंजेस लाना चाहता है, तो वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। तो रेलवे वाला जो सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो अजमेर से मैसूर के बीच में अगर कोई दूसरा नया कनेक्शन लाना है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज नोट। अब ये तो हमें पता ही है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ दिन पहले, तो किसने अनाउंसमेंट की थी? मोदी जी ने की थी ना। तो मोदी जी जो है वो पीएम है, मतलब कि नेशनल लेवल पे बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के मुद्दों पर काम करती है। डिमोनेटाइजेशन मतलब कि पुराने नोटों को बंद कर देना और एक नया नोट जो है वो ला देना। तो अगर नया 1000 का नोट कोई इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो उसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो ये नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, इनको इस्तेमाल करके हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बन रही है वो कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग जो हैं वो जनता के द्वारा चुन के आए हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है? लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। देखो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना क्या हो जाएगा कि आपसे हर एक चीज के लिए पूछा जा रहा है कि अच्छा यहाँ पे रोड बनाना है, बनाए या नहीं बनाए, यहाँ पे जो है नया स्कूल खोलना है, खोले या ना खोले। डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 130 करोड़ अगर जनता है तो 130 करोड़ लोगों से जाके तुम पूछो कि भाई आपका इस मुद्दे में के बारे में क्या कहना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए हम सिस्टम किसका अपनाते हैं? रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम अपनाते हैं कि एक एरिया के लोग वोट देके किसी पर्सन को चुनेंगे और ये पर्सन इन सभी की राय को समझ के, इन सभी के बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा। तो मतलब एक एक पर्सन से जाके तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इस ए पर्सन से जाके बात कर सकते हो। तो लोग जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट इस ए पर्सन के थ्रू जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते और क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के थ्रू चूज करते हैं। दीज MLAs मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। तो जो लोग चुन के आते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं और ये जो MLAs हैं वो पूरी जनता के लिए डिसीजंस लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. तो आजकल कोई भी गवर्नमेंट को हम तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते जब तक कि वो अपने लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देती, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देती। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है सभी अडल्ट्स, मतलब कि चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म से आता हो, अगर वो पर्सन 18 और उससे अबव एज का है तो वो
वोट दे सकता है। तो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है वो अलग अलग देशों में देखो ये जो एज है वो अलग हो सकती है, हमारे देश में ये 18 है, राइट। तो जितने भी अडल्ट हैं अगर वो वोट दे सकते हैं तो उस सिस्टम को हम कह रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसके बिना किसी भी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। तो अगर आप किसी भी देश को डेमोक्रेटिक देश बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वहां के जितने भी लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उन्हें ये राइट देना होगा कि वो वोट दे सकें। दिस मीन दैट ऑल अडल्ट सिटीजंस इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, राइट। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक और फीचर वो ये है कि जितने भी लोगों को वोट दिया जा रहा है ना, उनकी वैल्यू एक इक्वल होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्सन की जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा होगी या किसी एक पर्सन की कम होगी, ऐसा नहीं है। सभी लोगों का जो वोट है एक समान होगा, उनकी वैल्यू सेम होगी और हर एक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है। तो ये भी फीचर इसी के अंदर आता है। You have read that most elected members, whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or the parliament, are elected for a fixed period of 5 years. Why do we have a system where the representatives are elected for a fixed period and not for life? तो हमने ये सुना है, हमें पता है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, इन सभी में जो लोग चुन के आते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए आते हैं, जो कि है 5 साल। सभी लोग 5 साल के लिए चुन के आते हैं। अब ऐसा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्यों सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए चुन के आते हैं, क्यों हम उन्हें पूरे लाइफ टाइम के लिए नहीं चुन रहे कि हमने एक बार चुन लिया, क्यों बार बार इलेक्शंस करवाने, क्यों बार बार वोट देना, एक बार चुन लिया वही हमारी तरफ से डिसीजंस लेते रहेंगे। तो ऐसा इसलिए है, फिक्स पीरियड जो है वो इसलिए किया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को राजा ना समझने लग जाएं। जिन लोगों को आप चुन रहे हो, अगर देखो जैसे ही आप लोगों को चुनते हो, हम किसी को एमएलए बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं, किसी को हम ग्राम पंचायत का हेड बना रहे हैं, सरपंच बना रहे हैं, उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। वो बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे, उनके बिहाफ पे डिसीजन लेने वाला है। उसके हाथ में पैसा होता है, उसके हाथ में पावर होती है, डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में बहुत ज्यादा जो है लाई करती है। अब अगर इतनी पावर किसी के पास होगी तो जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है कि वो इस पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे और अपने तरीके से लोगों को घुमाना चाहे। तो ताकि लोगों के मन में ये डर रहे कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में लोग हमें चुनेंगे नहीं, इसलिए जो पीरियड है वो 5 इयर्स फिक्स किया गया है। दूसरा रीजन ये है कि मान लो आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को चुन तो लिया, बट आपको बाद में पता चल रहा है कि ये पर्सन अच्छा काम कर ही नहीं रहा, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई 5 साल बाद जो है आप अपना दूसरा जो पर्सन है उसको वोट देके जिता सकते हो, राइट। अगर आप किसी पर्सन को वोट देके लाइफ टाइम के लिए चुन लोगे तो क्या होगा, आपको बाद में रियलाइज हो रहा है कि वो पर्सन तो काम अच्छा कर ही नहीं रहा और अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसे बदल नहीं सकते, तो दिक्कत आ जाएगी, राइट। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ जो पीरियड है वो 5 इयर्स का फिक्स किया गया है। जो लाइफ फुल टाइम जो पीरियड है या लाइफ टाइम के लिए हम किसी को भी चुनते नहीं है। You have read that people participate in other ways and not just through elections to express approvals or disapprovals of the actions of government. Can you describe 3 such ways through a small skit? तो ये जो स्मॉल स्किट है ये तो अगर आप स्कूल में हो, क्लास में हो, ग्रुप में जो कर सकते हो, बट हाँ हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन तरीकों से, ऐसे दूसरे और कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। पहला जो तरीका है वो हमने इलेक्शन का तो समझ लिया, बट क्या इलेक्शन ही ऐसा जरिया है जिसके थ्रू लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, तो और भी दूसरे तरीके हैं, जैसे कि लोग धरने देते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग गुट बना लेते हैं, सोशल कम्युनिटीज बना लेते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपनी आवाज को रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है, अभी जो फार्म लॉज थे उनमें चेंजेस आया था। जो फार्म लॉज हैं, एग्रीकल्चर जो लॉज हैं, उनमें रिफॉर्म आए थे, चेंजेस आए थे, बट हमें जो हमारे किसान भाई बहन हैं उन्हें वो जो लॉज थे, जो रूल्स आ रहे थे वो पसंद नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे फार्मर्स ने इकट्ठा होके प्रोटेस्ट किया, धरना दिया और अपनी आवाज को गवर्नमेंट के सामने रखा कि भाई आपके इस डिसीजन से हम सहमत नहीं हैं। और बाद में गवर्नमेंट को भी लगा कि ठीक है अभी लोग सहमत नहीं है, लोगों को हम अच्छे से समझाएंगे। और फिर बाद में क्या किया गया, लोगों की बात को सुनते हुए उस जो डिसीजन लिया गया था उसको हटा भी दिया गया, उसको पीछे ले लिया गया। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट के थ्रू, धरनों के थ्रू लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, रैलीज के थ्रू लोग रैलीज निकालते हैं, उसके थ्रू लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इलेक्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल्स आते हैं जिनमें हमें देखने मिलता है कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
मीडिया के थ्रू जो है हमें ये देखने मिलता है कि मीडिया भी अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो लोगों को बता रही है, बुरा कर रही है तो क्रिटिसाइज कर रही है। कोई अपनी बुक लिख रहा है जिसमें वो अपने मत रख रहा है कि भाई गवर्नमेंट ये अच्छा कर रही है, ये नहीं कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू लोग जो है अपने मतों को आगे लाते हैं, गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो ये काम अच्छा कर रही है, ये काम अच्छा नहीं कर रही है। सो इस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं।